एवरीवन, दिस इज अमित फ्रॉम आईआईटी पटना। एकलव्य बैच लेक्चर नंबर 42 में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग इंटर हैलोजन कंपाउंड को देखेंगे। इंटर हैलोजन कंपाउंड पी ब्लॉक में आपको पढ़ाया जाता है और एक ऐसा टॉपिक है जहां से अभी तक बिहार बोर्ड में बहुत बार 2 नंबर और 5 नंबर के परीक्षा में पूछा और साथ ही साथ इसके कंपाउंड को देख करके हाइब्रिडाइजेशन, स्ट्रक्चर, ज्योमेट्री सब चीज पूछा जाता है। 12th बीएससी भी 2025 को टारगेट करेगा और अभी तक हमने इसके पहले 41 लेक्चर यूट्यूब पे डाल रखे हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड आपको केमिस्ट्री का सेट प्रैक्टिस भी मिल रहा है, आप वहां से जाइए और एकदम अपने तैयारी को और मजबूत कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिफिनेशन देखेंगे कि इंटर हैलोजन कंपाउंड का डिफिनेशन क्या होता है। ठीक, तो डिफिनेशन देखिए, जब दो या दो से अधिक हाइड्रोजन परमाणु आपस में बॉन्ड बनाते हैं तब उन्हें इंटर हैलोजन कंपाउंड कहा जाता है। इंटर हैलोजन कंपाउंड कहा जाता है। ठीक, यही इसका डिफिनेशन है और होप सो ये डिफिनेशन आपको याद हो गया होगा। जब दो या दो से अधिक हाइड्रोजन परमाणु, हाइड्रोजन परमाणु का मतलब होता है ग्रुप 17 और ग्रुप 17 में कौन रहेगा? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन भी होता है, लेकिन वो कंपाउंड नहीं बना पाता है। वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है और उसका साइज बहुत लार्ज होता है, जिसकी वजह से उसकी पैकिंग अच्छी नहीं होती है, वहां पे बॉन्डिंग अच्छी नहीं होती है, वहां पे ओवरलैपिंग भी अच्छी नहीं हो पाती है। तो यहाँ पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जब आपस में बॉन्ड बनाने लगते हैं तो उस प्रकार से जो कंपाउंड बनता है उसको इंटर हैलोजन कंपाउंड कहा जाता है। ठीक, उसे इंटर हैलोजन कंपाउंड कहा जाता है। यहाँ पे उसे इंटर हैलोजन कंपाउंड कहा जाता है। तो ये डिफिनेशन आपको याद रखना है। 2 नंबर में डिफिनेशन में पूछेगा तो आपको लिखना होगा कि जब 2 या 2 से अधिक हाइड्रोजन परमाणु आपस में बॉन्ड बनाते हैं तब उन्हें इंटर हैलोजन कंपाउंड कहा जाता है। ठीक, अगर एग्जांपल पूछेगा तो एग्जांपल चिपका दीजिएगा, जैसे IF7, ICl3, ठीक, etc। अभी और हम एग्जांपल की चर्चा करेंगे। तो ये बेसिक डिफिनेशन हो गया, लेकिन इतना से काम नहीं चलेगा। हम आपको पूरा का पूरा इंटर हैलोजन कंपाउंड के बारे में बताएंगे। इंटर हैलोजन कंपाउंड का जो मेन बात होता है हाइब्रिडाइजेशन निकालना, ज्योमेट्री लिखना, शेप लिखना, स्ट्रक्चर लिखना, इस चीज पे मैं ज्यादा फोकस करूंगा आपको। अब इसकी विशेषताएं देखिए। ठीक, तो हेडिंग आप डालेंगे अभी, कंडीशन फॉर इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड। अब इंटर हैलोजन कंपाउंड का बनने का कंडीशन होना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर ओवरलैपिंग अच्छा से नहीं होगा तो बॉन्ड कैसे बनेगा? एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, उसका जो ऑर्बिटल का साइज होता है, किस ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन है, सब चीज मायने रखता है। ऐसा ही हम आंख बंद करके और किसी को भी ऐसे नहीं बोल देंगे कि ये तो कंपाउंड एग्जिस्ट करता है। नहीं, जो एग्जिस्ट करेगा मैं उसी के बारे में आपको बताने वाला हूँ। और केमिस्ट्री में जितने भी इंटर हैलोजन कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं सारे के सारे आपको यहाँ पे बता दिए जाएंगे। बस आप थोड़ा सा 10 से 15 मिनट का और वेट कीजिए। तो ऐसा ही हम एट रैंडम नहीं लिख सकते हैं, उसके लिए हमें कंडीशन फुलफिल करना होता है। तो कंडीशन क्या है? तो इंटर हैलोजन जो कंपाउंड होता है वो X डैश N के बराबर होता है, ऐसे। ठीक, इसका ये जनरल फॉर्म है। तो इसमें ये जो X होता है ये भी हैलोजन एटम है, मतलब कि ये भी ग्रुप 17 से बिलोंग करता है और X डैश भी हाइड्रोजन एटम है, बट दोनों में अंतर है। ठीक, जैसे कि I के साथ तो बॉन्ड नहीं बना सकता है, ना ही F के साथ बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि जब तक 2 अलग अलग हैलोजन एटम एक दूसरे के साथ बॉन्ड नहीं बनाएंगे तब तक इंटर हैलोजन कंपाउंड नहीं कहा जाएगा। तो यहाँ पे X भी हैलोजन है और X डैश भी हैलोजन है, बशर्ते कि दोनों हैलोजन अलग अलग होना चाहिए। और N कोई नंबर है, जैसे 1, 2, 3, 4। अब यहाँ पे जो X हैलोजन है इसका साइज बड़ा होता है, ठीक है, साइज
बड़ा होता है और जो X डैश है इसका साइज छोटा होता है। यही अंतर है। मतलब कि जब इंटर हैलोजन कंपाउंड का निर्माण होगा, जब यहाँ पे हम लिखेंगे X डैश और साथ ही साथ यहाँ पर 3, 4, 5 जो कुछ भी लिखना होगा अगर वो हम लिखेंगे तो उसका जो साइज होगा, जो स्टार्टिंग में होगा उसका साइज बड़ा होगा और जो बाद में आएगा मतलब कि जो X डैश होगा उसका साइज छोटा होगा। अब चूंकि इसका साइज बड़ा होता है तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है, ठीक, और इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है, ठीक है। तो X जो होगा, X जो हैलोजन होगा इसका साइज बड़ा होगा लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगा, ठीक। और यहाँ पे जो X डैश हैलोजन है इसका साइज छोटा होगा लेकिन इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा। तो आप गेसिंग कर सकते हैं कि अगर फ्लोरीन क्लोरीन के बीच में बॉन्ड बनेगा तो क्लोरीन पहले आएगा क्योंकि क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है और क्लोरीन का साइज ज्यादा होता है, और फ्लोरीन बाद में आएगा क्योंकि फ्लोरीन का साइज छोटा होता है और उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है। और N है 1 2 3 4। अब जब आप लिखिएगा X डैश लिखिएगा और इसकी संख्या n रहेगा तो एकदम आप कंफर्म हो जाएंगे कि ये वाला जो X है ये पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर को शो करेगा, ठीक। यानी कि यहां पर जो X लिखेंगे ये पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर को शो करेगा, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है, ठीक। अब हैलोजन फैमिली में फ्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज फिक्स रहता है। फ्लोरीन जो होता है ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला एलिमेंट होता है पूरे के पूरे पीरियोडिक टेबल में और इस पे चार्ज -1 हमेशा फिक्स रहेगा, ठीक। अब चूंकि इसके बाद आता है क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, तो क्लोरीन पे, ब्रोमीन पे और आयोडीन पे दोनों पर जो चार्ज का रेंज होता है 0 हो सकता है। फिलहाल में इस इंटर हैलोजन कंपाउंड की बात कर रहे हैं तो यहां पर चार्ज +1 +2 +3 मतलब कि चार्ज यहां से ऐसे इंक्रीज करेगा। -1 से अगर किसी के साथ बॉन्डिंग नहीं बनाया तो 0, अगर 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो +1 और ज्यादा से ज्यादा ये देगा तो 7 इलेक्ट्रॉन देगा। तो क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन का ऑक्सीडेशन का रेंज इतना ही से होता है -1 से लेकर के +7 तक। अब इंटर हैलोजन कंपाउंड में ये लोग जो X डैश का रोल धारण करेंगे, यहां पे जिसका साइज छोटा होगा और जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा उसको रखा जाएगा। तो जिसका साइज बड़ा है क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, क्योंकि फ्लोरीन कभी भी X के जगह पर नहीं आ सकता है, ठीक। ये बात अभी फिर से मैं बाद में डिस्कस कर देता हूं, बट अभी फिलहाल में ये जो X लिखा है मैंने ये ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा पॉजिटिव शो करेगा। अब जो X डैश है ये निगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है, निगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है। अब जैसे कि देखिएगा यहां पर है X डैश N। अब यहां पर जो X है इसका साइज हमेशा ज्यादा होना चाहिए, जिसका साइज ज्यादा होता है उसको पहले रखते हैं। अब चूंकि फ्लोरीन है तो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, फ्लोरीन है सेकंड पीरियड का, क्लोरीन है थर्ड पीरियड का, ब्रोमीन है फोर्थ पीरियड का एंड आयोडीन है फिफ्थ पीरियड का। तो क्लोरीन का साइज सबसे छोटा है तो इसीलिए क्लोरीन कभी भी X के जगह पर नहीं आ सकता है। तो नोट में इस बात को याद रखना है, फ्लोरीन कभी भी X के स्थान पर नहीं आ सकता है। तो इस बात को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो X डैश के जगह पर तो आएगा ही आएगा। तो यही कहानी चलेगा हमारा। ये जो पहले वाला होगा इसका साइज बड़ा होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगा और ये हमेशा पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर को शो करेगा। अब X डैश जो है ये या तो
फ्लोरीन होगा, क्लोरीन होगा और ब्रोमीन होगा। X डैश कभी भी I नहीं हो सकता है, क्योंकि I जो है इसका साइज सबसे बड़ा है, तो I जब भी होगा तो X ही होगा। तो इसको भी आप नोट में लिख सकते हो, आयोडीन कभी भी X डैश के स्थान पर नहीं आ सकता है। ठीक, तो अब इंटर हैलोजन कंपाउंड का मैंने आपको एग्जांपल दिखाया था, जैसे कि देखिए IF7। तो चूंकि यहां पर जो I है इसका साइज बड़ा होना चाहिए। देखिए आयोडीन का साइज बड़ा होता, क्योंकि ये 5th पीरियड का है। पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे जैसे आते हैं साइज बढ़ता है, तो आयोडीन सबसे बड़ा है और फ्लोरीन आयोडीन से छोटा है। आयोडीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है, फ्लोरीन का ज्यादा होता है, और यहाँ पे n का मान कितना होगा, 7 होगा। तो यहाँ पर आयोडीन के ऊपर चार्ज आ जाएगा +7, क्योंकि फ्लोरीन जो होता है ये -1 हमेशा शो करता है। ठीक, तो होप सो आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालने आता होगा। नहीं निकालने आता है तो इधर जो होगा उसको आप x मान लीजिएगा, और यहाँ पे जो होता है उसको नॉर्मल -1 चार्ज दे दीजिएगा। जैसे कि हैलोजन अपने बिहेवियर के अनुसार नॉर्मली उस पर -1 चार्ज होता है, उसी को देना है सेकंड वाले को। तो फ्लोरीन की संख्या 7 होता है, एक पर होता है -1, और इसको 0 कर दीजिए तो x बराबर हो जाएगा +7। ठीक, अब जो पैटर्न होता है x डैश का, मतलब कि अगर x डैश की संख्या 1 हो तो उसका एग्जांपल होगा ClF, BrF, BrCl, ICl, IBr, IF। नेक्स्ट, अगर x डैश 3 है तो उसका एग्जांपल होगा ClF3, BrF3, IF3 और ICl3। ठीक है, अब यहाँ पे जो पहले वाला एलिमेंट होता है उसका साइज ज्यादा होता है। जैसे कि क्लोरीन का देख लीजिए, क्लोरीन का साइज ज्यादा है, फ्लोरीन का साइज कम है। इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगा तो इसका ज्यादा होगा। अब देखिए x डैश 5 है तो I5 हो गया, Br5 हो गया, Cl5 हो गया। उसी प्रकार से x डैश 7 है तो IF7 हो गया। तो यहाँ पे जितने भी इंटर हैलोजन कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं मैंने सारा का सारा एग्जांपल दे दिया। अब इसमें ऑक्सीडेशन नंबर की भी बात कर लेते हैं। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1, इसका हो जाएगा +1, ये -1, ये +1, -1 +1, -1 +1, -1 +1। तो कभी भी x के बदला में फ्लोरीन नहीं आ सकता है और कभी भी x डैश के बदला में आयोडीन नहीं आ सकता है। आप देख सकते हैं, आपको स्टार्टिंग में कहीं भी फ्लोरीन नहीं दिखेगा और और एंड में कहीं भी आयोडीन नहीं दिखेगा, क्योंकि फ्लोरीन जो होता है वो सबसे छोटा साइज को धारण करता है, इसीलिए उसको हम स्टार्टिंग में नहीं ला सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर इसका चार्ज है -1, फ्लोरीन पर चार्ज है -1, इस पर आ जाएगा +3, -1 तो +3, -1 +3, -1 +3। एंड यहाँ देखिएगा चार्ज है -1 तो +3, -1 तो +3, -1 तो +3। ठीक, एक और होगा। अब इसमें है -1 तो ये हो जाएगा +7, सॉरी +3, यहाँ पे +5 चार्ज होगा। ओह, +5 चार्ज होगा, यहाँ भी +5 चार्ज होगा और यहाँ भी +5 चार्ज होगा, और वो +7 होगा। अब थोड़ा इसमें हमें चाहिए हाइब्रिडाइजेशन। सब में सबका चाहिए हाइब्रिडाइजेशन, सबका चाहिए स्ट्रक्चर और सबका चाहिए ज्योमेट्री। अब चूंकि आपको पता होगा, नहीं पता है तो मैं फिर से बताता हूं। अक्सर मैं अपने जितने भी वीडियोज हाइब्रिडाइजेशन को लेकर के बनाता हूं उसमें मैं कोशिश करता हूं कि आपको हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला SN और THO के बारे में बता दूं। तो SN हो गया या THO हो गया, दोनों बात सेम होता है। SN का फुल फॉर्म होता है स्टेरिक नंबर। क्योंकि मुझे यहाँ पर इंटर हैलोजन कंपाउंड बताना है, यहाँ पर हमको हाइब्रिडेशन बताने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन इंटर हैलोजन कंपाउंड के साथ अगर हाइब्रिडेशन का कंसेप्ट ढीला है तो फिर नहीं समझ में आएगा। तो इसलिए थोड़ा बहुत मैं इसके बारे में चर्चा करते रहूं। बाकी हाइब्रिडेशन पे वीडियो आपको मिल जाएगा, मंजिल सीरीज में मिलेगा, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। THO का मतलब होता है टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल। टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है। अगर इसका मान आ गया 2
तो हाइब्रिडेशन होता है sp, 3 पर होता है sp2, 4 पर होता है sp3, 5 पर sp3d, 6 पर होता है sp3d2 और 7 आ गया तो होता है sp3d3। तो sp का स्ट्रक्चर होता है लीनियर, sp2 होता है, sp2 का होता है ट्राइगोनल प्लेनर, sp3 का होता है टेट्राहेड्रल या इसका स्क्वायर प्लेनर भी होता है, sp3d का होता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, sp3d2 का होता है ऑक्टाहेड्रल या स्क्वायर बाइपिरामिडल, ठीक, और इसका होता है पेंटागोनल बाइपिरामिडल। अब लीनियर का बॉन्ड एंगल होता है 180 डिग्री, इसका होता है 120 डिग्री, इसका होता है 109 डिग्री 28 मिनट और बाकी सबका बॉन्ड एंगल फिक्स नहीं होता है, 90 डिग्री भी होता है, 120 भी होता है, 180 भी होता है। एसएन या टीएचओ का फॉर्मूला होता है 1/2 नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स। मोनोवैलेंट करने का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड बनाने वाला, ठीक, ये क्या होता है, सिंगल बॉन्ड बनाने वाला, जैसे क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन या हाइड्रोजन, ठीक, प्लस टोटल नेगेटिव चार्ज माइनस टोटल पॉजिटिव चार्ज, ठीक, ये फॉर्मूला होता है। अब देखिए जरा, यहां पर हमारे पास कंपाउंड है ClF, तो यहां पर निकालेंगे THO। सेंट्रल एटम उसको कहा जाता है जिसपे चार्ज ज्यादा होता है या जिसका साइज बड़ा होता है, तो क्लोरीन यहां पे सेंट्रल एटम की तरह बिहेव करेगा 1/2 और यहां पर क्लोरीन के पास होता है 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो यहां पर लिखेंगे 7 अब प्लस क्लोरीन के साथ कितने मोनोवैलेंट एटम है, मतलब कितने सिंगल बॉन्ड बनाने वाले एटम है, तो केवल क्लोरीन है और ओवरऑल केवल क्लोरीन और फ्लोरीन की बात नहीं हो रही है, ओवरऑल जितना नेगेटिव चार्ज होगा उतना जोड़ दीजिए और जितना पॉजिटिव होगा उतना घटा लीजिए, तो ओवरऑल तो क्लोरीन पर 0, ओवरऑल तो ClF पर 0 हो जाएगा, तो 1/2 और इंटू 7 और प्लस इसके बदले में लिखेंगे F के बदले में लिखेंगे 1, बाकी खत्म, तो 7 1 8/2 कितना हो जाएगा 4 और 4 पर हाइब्रिडेशन होता है sp3 मतलब इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा टेट्राहेड्रल, स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल हो जाएगा। लेकिन यहां से अब हमें चाहिए ज्योमेट्री, तो टेट्राहेड्रल जो होता है इसका शेप ऐसे होता है, ठीक है, ये टेट्राहेड्रल का शेप है। अब चूंकि ClF है, BrF है, BrCl है, ICl है, IBr है, IF है, जिसका भी निकालिएगा सबका हाइब्रिडाइजेशन sp3 ही आएगा और सबका स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल ही आएगा, तो किसी एक को निकाल लीजिए तो बाकी सब मेंटेन हो जाएगा। अब इसमें यहां पर रहेगा Cl यानी कि क्लोरीन, ठीक है, तो यहां पर रहेगा क्लोरीन। अब चूंकि यहां पे THO का मान आ गया है sp3 और क्लोरीन के साथ केवल फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन को हम लगा दिए, बाकी जो जगह है यहां पे आ जाएगा लोन पेयर। तो जब भी हम ज्योमेट्री की बात करते हैं तो लोन पेयर को हटा देते हैं, तो इसका ज्योमेट्री लिखते टाइम लोन पेयर को हटा देंगे, तो लोन पेयर को हटा देंगे तो केवल फ्लोरीन बचेगा और केवल फ्लोरीन जो है ये सीधे है, इसीलिए इसका ज्योमेट्री हो जाएगा लीनियर। बाकी आप किसी का भी बना लीजिए, अब BrF है तो यहां पर Br रख देंगे, ऊपर F कर देंगे, अब BrCl है तो BrCl में भी ऐसे बन जाएगा, यहां पर Br रख देंगे और यहां पर Cl रख देंगे, यहां यहां यहां, ये सब लोन पेयर आ जाएगा। उसके बाद ICl है, IBr है, IF है, सब ऐसे ही बनेगा, इसका ज्योमेट्री लीनियर हो जाएगा। अब इसका देखते हैं ClF3 का, इसमें निकालेंगे THO 1/2
और क्लोरीन इसमें केंद्रीय परमाणु यानी कि सेंट्रल एटम की तरह बिहेव करेगा और इसके पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 7 और इसके साथ सिंगल बॉन्ड मतलब कि मोनोवैलेंट एटम 3 है और तीनों का तीनों क्लोरीन है। तो मैं केवल इस पे बात करूंगा, उसके बाद जितना होगा सब उसी के जैसा होगा। तो 7 के साथ 3 ऐड करेंगे और ClF3 जिसका नाम होता है क्लोरीन ट्राइफ्लोराइड। तो क्लोरीन ट्राइफ्लोराइड है तो इसमें फ्लोरीन की संख्या 3 हो गया और ओवरऑल इस पे चार्ज कितना होता है? तो ओवरऑल चार्ज तो 0 होता है क्योंकि ये सब न्यूट्रल कंपाउंड है। तो अगर निगेटिव होता तो जोड़ते, पॉजिटिव होता तो घटाते, तो कुछ नहीं है। तो 7 3 10/2 5 होता है। तो 5 पर हाइब्रिडाइजेशन इसका हो जाएगा sp3d और इसका स्ट्रक्चर होता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। लेकिन हमें चाहिए ज्योमेट्री। अब बना के देखते हैं। तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल पहले आपको बनाना होगा। ये ट्राइगोनल हो गया और एक पिरामिडल नीचे और दूसरा पिरामिडल ऊपर। नहीं, अब फिर इसको मिला देंगे, इसको मिला देंगे एंड खत्म। तो अब चलिए, अब यहां पे देखिए केंद्रीय परमाणु की तरफ क्लोरीन है तो क्लोरीन को यहां पे सेंट्रल एटम की जगह रख देंगे और फ्लोरीन है। अब यहाँ पे आपको यह सोचना है कि फ्लोरीन को कहां रखा जाएगा। तो फ्लोरीन को वहां रखा जाएगा जहां पर रिपल्सन सबसे कम होगा। अब रिपल्सन सबसे कम होगा इसका मतलब कि एनर्जी कम होगा, एनर्जी कम होगा इसका मतलब स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। ठीक है, तो इसको कहा जाता है एक्सियल बॉन्ड और इसको कहा जाता है इक्विटोरियल बॉन्ड। तो इसमें एक्सियल बॉन्ड की संख्या 2 है और इक्विटोरियल बॉन्ड की संख्या 3 है। जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, मतलब कि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, वो एक्सियल बॉन्ड पर रहना पसंद करता है क्योंकि इस बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ ज्यादा होता है। और जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एक्सियल पर रहता है तो उसका स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होता है। तो फ्लोरीन की संख्या 3 है तो पहले दोनों फ्लोरीन पसंद करेगा कि वो यहां पर रहे। अब चूंकि एक्सियल पोजीशन खत्म हो गया, बच गया इक्वेटोरियल पोजीशन, तो तीसरा फ्लोरीन कहां जाए? या तो यहां जाएगा, नहीं तो यहां जाएगा। अब देखिए इसके और इसके बीच का डिस्टेंस और इसके बीच का डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस ज्यादा है और ये वाला डिस्टेंस कम है। अगर फ्लोरीन को हम यहां रखते हैं तो इसके बीच में पूरा हेवी रिपल्सन होने लगेगा जिसकी वजह से पूरा का पूरा मॉलिक्यूल अनस्टेबल हो जाएगा, एनर्जी रिलीज हो जाएगा, स्टेबिलिटी घट जाएगा। नहीं, तो फिर यहां पे फ्लोरीन को नहीं रखेंगे। यहां भी नहीं रख सकते हैं बिकॉज दिस एंड दिस आर सिमेट्रिकल। अगर यहाँ पे आप फ्लोरीन को रखेंगे तो इसके साथ रिपल्सन होगा, तो यहाँ पे रखेंगे तो फिर इसके साथ रिपल्सन होने लगेगा। इसीलिए फ्लोरीन को यहां ना रख करके फ्लोरीन को यहां रखा जाता है। एंड यहाँ पे रख देंगे लोन पेयर, यहाँ भी रहेगा लोन पेयर, ये हो गया लोन पेयर और ये भी हो गया लोन पेयर। और ये जो शेप होता है इसको बोलते हैं टी शेप या इसको बेंट बोलते हैं। ठीक, ये बेंट की तरह है। बाकी जितना भी होगा, अब इसका पता कर लिए तो बाकी सबका वही होगा। चलिए अब इसका देखते हैं, हम इसका निकालते हैं THO निकालिएगा 1/2। अब आयोडीन का वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होता है और 5 फ्लोरीन है तो 7 + 12/2 6 और 6 का होता है sp3d2। इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल। ठीक, अब चूंकि इसका चाहिए ज्योमेट्री तो पहले तो ऑक्टाहेड्रल बनाना होगा। तो देखिए ऑक्टाहेड्रल कैसे बनेगा। ये ऑक्टाहेड्रल हो गया। ठीक, तो चलिए अब इसमें क्या करना है कि केंद्रीय परमाणु और उसके जो साइड एटम्स होते हैं उसको सजाना है। तो केंद्रीय परमाणु आयोडीन है, आयोडीन को रखेंगे यहां और 5 फ्लोरीन है तो 5 फ्लोरीन की अरेंजमेंट ऐसे किया जाता है। ऐसा क्यों? ताकि रिपल्सन कम हो। रिपल्सन ज्यादा होगा स्टेबिलिटी घट जाएगा। और एक लोन पेयर यहां पर आकर के अपना रहेगा। तो इसके वजह से जो बना वो स्क्वायर और एक पिरामिड ऊपर हो गया। तो इसका जो ज्योमेट्री है ये हो जाएगा स्क्वायर पिरामिडल, या इस स्क्वायर पिरामिडल को हम डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल भी कह सकते हैं। ठीक है, तो बाकी सब Br5 Cl5 सब इसी के जैसा होगा। और इसका नाम लिखिएगा, इसका नाम होता है आयोडीन पेंटाफ्लोराइड।
ठीक, अब आते हैं इसमें IF7 THO बराबर 1 और इसके पास है 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस 7 मोनोवैलेंट एटम, 7 7 14/2 हो जाएगा 7। हाइब्रिडेशन होगा sp3d3 और इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा पेंटागोनल बाइपिरामिडल, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। ठीक, अब इसको आप आराम से ऐसे बना दीजिए, पेंटागोनल बाइपिरामिडल है। पेंटागोनल ये बन गया पेंटागोनल, और एक पिरामिड नीचे और दूसरा पिरामिड ऊपर। यहां पर आयोडीन आएगा और 7 फुल, 1 2 3 4 5 6 7। इस प्रकार से इसका ज्योमेट्री जो होगा वो भी पेंटागोनल बाइपिरामिडल ही होगा, क्योंकि इसके पास लोन पेयर नहीं है। इसके पास लोन पेयर होता है, उसका स्ट्रक्चर और ज्योमेट्री अलग अलग होता है। अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। बड़ा साइज वाला हमेशा सेंट्रल एटम पे रहता है। सभी इंटर हैलोजन कंपाउंड कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। ये ClF, BrF, ClF3, IF3, IF7 गैस के फॉर्म में रहते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जितने भी कंपाउंड है, जैसे ClF3 हो गया, IF7 तो है, IF5 हो गया, ये लोग जो है ये वोलेटाइल लिक्विड की तरह होते हैं। वोलेटाइल लिक्विड या नॉर्मली सॉलिड के फॉर्म में रहेंगे। तो इसके अलावा जितना भी होगा वो सब के सब वोलेटाइल लिक्विड या गैस, और ये रहता है वोलेटाइल लिक्विड या सॉलिड, और ये रहता है गैस के फॉर्म में। एंड दिस इज द एंड ऑफ योर इंटर हैलोजन कंपाउंड। होप्स ये वीडियो आपको अच्छा लगा होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ऑल